बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हमारे ऐसे 2 के सिलेबस का है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको कि हम शॉर्ट में एनसीएम भी कहेंगे। ठीक है, कई बार हो सकता है मैं आपको एनसीएम कहूं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 से लेकर वो 1919 तक, बट कई जगहों पर आपको 1918 भी मिल सकता है, उस टाइम पीरियड के बीच में चली थी, और जिसमें क्या है बहुत सारे कंट्रीज में आपस में क्या एक तरीके से जो लड़ाइयां है, वो जो युद्ध है वो बेसिकली हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं देखूं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेशनलिज्म है वो एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत पहले ही इसका एक तरीके से इसकी जो फीलिंग है, जो भावना है, वो पहले शुरू हो चुकी थी। ये प्रोसेस बहुत तेजी से शुरू हो चुका था, और उसी का रिजल्ट क्या था, वहां पर बहुत सारे जो नेशन स्टेट्स हैं वो डेवलप हुए थे। लेकिन जो 1919 है उसके बाद हमारे इंडिया में भी हमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, और यहां पर भी बहुत सारे जो नेशनल मूवमेंट है उनकी स्टार्टिंग क्या है, अलग अलग एरियाज में, नए नए एरियाज में क्या होनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स भारत में भी बड़े तेजी के साथ जो एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन है वो काफी सारे हिस्सों में फैलने शुरू हो जाते हैं, और इसमें नए नए जो सोशल ग्रुप हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, और एक नया तरीका जो है स्ट्रगल का वो डेवलप करते हैं, जो कि एक तरीके से नेशनलिज्म के प्रोसेस में उन लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, दैट मीन्स एक तरीके से मैं शॉर्ट में कहूं तो भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत क्या है इस टाइम पीरियड पे, दैट मीन्स 1919 के बाद से भारत में भी हो चुकी थी। ठीक है, अब सबसे पहले कुछ एक सवाल हमारे सामने आते हैं, वो क्या कि इसके जो ये आंदोलन चले, इससे क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले। ठीक है, और उन चेंजेस के, उन बदलावों के रिजल्ट्स क्या हुए, क्या परिणाम हुए होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जो 1919 मैंने आपको बताया ना कि जब हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, वो खत्म हुआ था। ठीक है ना, उस टाइम पीरियड के बीच में हमें काफी कुछ देखने को मिला इंडिया के अंदर। वो क्या था, सबसे पहले अगर हम देखें तो इकोनॉमिक, दैट मीन्स न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस हमें देखने को मिली। ठीक है ना, जो विश्व युद्ध है उसकी वजह से क्या है, एक नई एक तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो एक नई सिचुएशन से पैदा हुई थी। कैसे हुई वो पैदा, पहली चीज तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसकी वजह से क्या है, एक तरीके से डिफेंस के ऊपर क्या है, हमें खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। दैट मीन्स इंडिया तो क्या था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, तो दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा था, और उस खर्चे को कवर अप करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, एक तरीके से जो डिफेंस उसका जो एक्सपेंडिचर उन्होंने बढ़ाया, तो उसके लिए उनको क्या, किस चीज की जरूरत पड़ी, फाइनेंस की, पैसों की जरूरत थी। तो उसी के लिए उन्होंने बहुत सारे वॉर लोन्स लिए। ठीक है ना, युद्ध का एक तरीके से जो युद्ध से रिलेटेड जो लोन्स वगैरह होते हैं वो उन्होंने लिए। दूसरा तरीका क्या किया उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है ना, दैट मीन्स कि उन्होंने जनता से अब और ज्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। किस फॉर्म में, कस्टम ड्यूटीज वो बढ़ा दी, और दूसरा इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये 2 तरीके थे टैक्सेशन के, जिसके तहत उन्होंने क्या कर दिया, जो एक तरीके से जनता है उसके ऊपर और ज्यादा बोझ बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा चेंज हमें क्या देखने को मिला, प्राइस इंक्रीज, कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो अधिकतर चीजें हैं उनके जो रेट हैं वो क्या हो गए, डबल हो गए थे, वो बड़ी तेजी से बढ़ गए थे। अब जब रेट बढ़े तो लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और जो कॉमन जो लोग है, जो आम जनता है, उसको एक तरीके से क्या है, इसकी वजह से काफी ज्यादा समस्या जो है वो फेस करनी पड़ती थी। जो चीज पहले 2 की थी वो 4 की, दैट मीन्स हर एक चीज का अब दुगना रेट उनको क्या एक तरीके से देना पड़ता था। अब तीसरी चीज क्या थी कि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में लड़ने के लिए जो एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, इंडिया के जो गांव से रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको जबरदस्ती युद्ध में लड़ने के लिए सेना में भर्ती कर लेते थे। दैट मीन्स फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो गांव से एक तरीके से जो लोकल लोग हैं उनको भी सेना में भर्ती कर लिया जाता था और युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, इसकी वजह से उन लोगों में हमें गुस्सा देखने को मिला। क्यों, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे करना। ठीक है ना, गांव के लोग हैं, उनको नहीं जाना था भाई एक तरीके से युद्ध में लड़ने, तो उनके अंदर एक बहुत ज्यादा गुस्सा हमें देखने को मिला। चौथी सबसे बड़ी समस्या सामने आई, क्रॉप फील्ड। ठीक है ना, दैट मीन्स कि 1918 से 1919 और 1920 से 21 के टाइम पीरियड के बीच में हमारे इंडिया में अधिकतर हिस्सों में बहुत सारे जगहों पर क्रॉप फेलियर देखने को मिला। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, और फसलें बर्बाद हुई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड।
ठीक है ना। लोगों के पास खाने पीने के जो साधन थे उनकी भारी कमी हो गई और लोग एक तरीके से भुखमरी की समस्या को फेस करने लगे। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली हमें इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक महामारी फैल गई उस टाइम पे, वहां पे एक तरीके से प्लेग नाम की, वहां पे एक फ्लू नाम की क्या एक तरीके से वहां पे बीमारी फैल गई थी, ठीक है ना। और उसकी वजह से कहते हैं कि दैट मीन्स फेमाइन हुआ, एपिडेमिक हो गया, दोनों की वजह से मिला जुला के कहा जाता है 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ एक तरीके से क्या है उस टाइम पीरियड पे हुई थी, अकॉर्डिंग टू 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब सोचो कितनी बुरी हालत उस टाइम पे इंडिया के लोगों की हो गई थी, उन्हें कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ रही थी। तब भी उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक होप थी कि उनकी इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा जिस दिन ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगी। उनको ये लग रहा था ये सारी समस्याएं किस वजह से हो रही है, वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो उनको लग रहा था वर्ल्ड वॉर जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। बट इसी के साथ एक नए लीडर सामने आए और उन्होंने एक नया तरीका स्ट्रगल का लोगों को समझाया, ठीक है, और नए तरीके से क्या है इस पूरे आंदोलन को आगे परस्यू किया, ठीक है। क्या था वो नया विचार और कौन थे वो नए व्यक्ति? तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है ना। सत्याग्रह किसने दिया था? सत्याग्रह का वो जो एक तरीके से जो विचार है वो किसका था? महात्मा गांधी जी का, ठीक है। दैट मीन्स जब 1915 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, ठीक है, साउथ अफ्रीका से वापस, दैट मीन्स कि साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने क्या है एक तरीके से जो सत्याग्रह था ना उसकी शुरुआत की थी। कैसे कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या एक तरीके से आपके सामने एक पिक भी दी गई है, उसमें आपको दिखाया गया कि उन्होंने जो रंग भेद की वहां पे जो नीति थी ना, जो रंग भेद को लेकर जो कानून वहां पे बने हुए थे ना, उनके खिलाफ अपना सत्याग्रह शुरुआत की थी उसकी, ठीक है। जिसको कि लेकर आपके सामने एक पिक है जिसमें आपको दिखाया न्यू कैसल से लेकर ट्रांसवाल की तरफ क्या एक तरीके से वो एक जुलूस निकाल रहे थे महात्मा गांधी, कुछ मजदूरों को नेतृत्व करते हुए उनका, ठीक है ना, उनके साथ मिलकर, जिसमें क्या है एक तरीके से जुलूस को जब रोका गया तो महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जुलूस क्या था एक तरीके से वो वर्कर्स निकाल रहे थे जो अश्वेत थे, ठीक है ना, जो काले लोग थे, क्योंकि वहां पर साउथ अफ्रीका में बहुत लंबी एक लड़ाई उन लोगों ने लड़ी थी। वहां के लोगों ने काले लोगों और गोरे लोगों के बीच में वहां पे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, बहुत सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ी थी। अगर आपने क्लास 9th का आपको याद हो तो आपने उसमें क्या है सिविक्स में आपने पढ़ा भी था, ठीक है, जिसमें कि नेल्सन मंडेला जी ने एक अहम भूमिका निभाई थी गांधी जी के ही साथ, ठीक है। तो वहां से इन्होंने क्या है गांधी जी ने सत्याग्रह का जो एक तरीके से जो आइडिया है, जो मूवमेंट है, उसकी शुरुआत कर दी थी। और वहां पे जो जनता है उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या है एक तरीके से जन आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है ना। उसी के में एक तरीके से सफलता पाई थी और सफलतापूर्वक उन लोगों को चैलेंज किया था वहां पे, ठीक है। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह का मतलब क्या है? मतलब क्या होता है आइडिया ऑफ सत्याग्रह? देखो, सत्याग्रह का सीधा सा मतलब क्या है? सच का साथ देना, सच की पावर को, सत्य की पावर को समझना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि सच क्या है उसकी खोज करो, उसको ढूंढो कि सच होता क्या है, ठीक है। और गांधी जी ने इसके लिए क्या सजेस्ट किया कि आपको कभी भी, अगर आप सही हो, आपका कारण सही है किसी भी चीज को लेकर लड़ने का, तो आपको कभी भी किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपके किसी भी ऑपरेसर से लड़ने के लिए। अगर आप सही हो तो आप नॉन वायलेंस का सहारा लें और आप नॉन वायलेंस से एक तरीके से जो भी आपका ऑपरेशन है उससे लड़े, ठीक है। आप हो सकता है वायलेंट एक्टिविटी कर कर कुछ टाइम के लिए उसको हरा पाए अपने ऑपरेसर को, बट अगर आप उसको उसकी चेतना तक, दैट उसके मन तक उसकी गलती का एहसास अगर आप करा देंगे ना, तो हो सकता है आप अपनी जो लड़ाई है उसको अच्छे तरीके से जीत पाए। दैट मीन्स कि गांधी जी का मेन फोकस क्या था आइडिया ऑफ सत्याग्रह में कि हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, हमें वायलेंस नहीं करना, हमें एक तरीके से लोगों को एहसास कराना है, ठीक है। इसी को लेकर आपके सामने दिया हुआ है जो महात्मा गांधी उनके लिए सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या था, ठीक है ना। दैट मीन्स निष्क्रिय प्रतिरोध। एक तरीके से ये कहा जाता था कि जो कहते हैं एक तरीके से चुप रहना, मौन रहना, ये कमजोर लोगों की निशानी है। गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं है, इस चीज को करने के लिए तो बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, कहते हैं ना बर्दाश्त करने की क्षमता तो बहुत ज्यादा चाहिए। तो कहते हैं कि जो सत्याग्रह है ना वो कमजोरों का हथियार नहीं है, वो तो एक तरीके से ताकतवर लोगों का हथियार है, ठीक है। विनाश करना तो आसान है बट चीजों को संभालना, बचाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हो सकता है जो यूरोपियन कंट्रीज है और ये सब है, इनके पास हथियार बहुत ज्यादा हो और वो हमसे लड़ सके, लेकिन अगर हम सत्य की पावर को समझे तो वो एक जो लो है ना, जो सच है उसकी जो लो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो कह रहे कि शस्त्रों से तो आप विनाश कर सकते हो सकता है, लेकिन अगर आप सच की बात करोगे
ठीक है ना। तो उसमें आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के करोड़ों लोग क्या है, इसी शक्ति पे बिलीव करते हैं और अहिंसा को नहीं मानते, नॉन वायलेंस को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। तो वो यही कहते थे कि सबसे मेन बात क्या है, एक तरीके से कि लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, सच। ठीक है, कि सच की ताकत को समझ लेंगे तो आप आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और आप नॉन वायलेंस को फॉलो करें। गांधी जी का मेन यही फोकस था। ठीक है ना, सत्याग्रह का मेन मतलब क्या था गांधी जी का, नॉन वायलेंस। ओके, सभी लोगों को छोड़ने के लिए। इसी चीज को आगे परस्यू करते हुए जब गांधी जी इंडिया वापस आए 1915 में, तो उन्होंने क्या, एक तरीके से गांधी जी ने 1916 में देश के अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू किया। स्पेशली 1916 में वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमे और तब जाकर गांधी जी ने क्या है, इंडिया में अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट्स है उनकी शुरुआत की, अलग अलग 3 जगहों पे। 3 कौन से हैं आप आपके सामने देखो, मैंने एक फ्लो चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाया है। इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए कि कहां कहां पे गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले 1917 में किया था बिहार के चंपारण में। ठीक है ना, वहां पे जो पीजेंट्स थे गांधी जी ने उनको इंस्पायर किया, किस चीज के लिए, कि वहां पे जो प्लांटेशन सिस्टम था, जहां पे एक तरीके से जो पीजेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता था, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया जाता, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, गांधी जी ने पहले उनको सपोर्ट किया 1917। ठीक है, फिर 1917 में ही खेड़ा, गुजरात में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पे जो पीजेंट्स हैं वो रेवेन्यू पे करने के लिए उनके लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो चाहते थे कि उनका रेवेन्यू क्या एक तरीके से माफ कर दिया जाए, उसमें उनको कुछ छूट दे दी जाए। क्यों नहीं दे सकते थे वो रेवेन्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पीरियड पे वहां पे काफी ज्यादा क्रॉप फेलियर हुए थे, प्लेग एपिडेमिक वहां पे फैला हुआ था हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इन वजह से वो टैक्स नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने, गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया कि उनको टैक्सेशन में छूट दी जाए। इसी के साथ 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद, गुजरात में एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। किस चीज को लेकर, जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनके फेवर में। ठीक है ना, कि जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनको कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, उनको सपोर्ट करते हुए गांधी जी ने वहां पे भी एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी ने क्या है, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो सत्याग्रह है उसकी पावर को लोगों को समझाते हुए सत्याग्रह आंदोलनों की शुरुआत की थी। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।